आ जाइए। ये बताना ई और जिड। चलिए C2H5 है, जरा बनाई तो ई और जेड कौन सा हो। यहाँ पर देखिए मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे देखना है इस डबल बॉन्ड में, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं देखना है, यहाँ डबल बॉन्ड देखना है। बनाइए। डी लिखा है। हाँ डी मतलब ड्यूटेरियम, एच को ही डी कहते हैं जिसका मास 2 होता है। हाइड्रोजन का ही दूसरा आइसोटॉप है डी, ड्यूटेरियम, और तीसरा आइसोटॉप है ट्राइटियम टी। चलिए बनाइए ई और जेड। क्वेश्चन दिया है बनाने। हाँ भाई बनाइए, ई होगा कि जेड होगा। बन गया, हाँ हाँ बन गया, तो 2 मिनट में सब बन जाएगा। अच्छा आ जाइए।
बन गया सबका? डी से ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटॉप। ये बताए थे ना एच। हाइड्रोजन 3 प्रकार का होता है, H1, H2, H3। एटॉमिक नंबर से मास डिफरेंट। ACH को D कहते हैं, ACH को T कहते हैं। देखिए बोलिए फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन सा सीनियर? सीनियर कौन है? Cl। एटॉमिक नंबर ज़्यादा। इस दोनों में कौन सीनियर? OH, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 6। पहला आइटम देख लीजिए। तो बोलिए इससे सीनियर हाइयर, इससे सीनियर ये हाइयर। कैसा फॉर्म है ना? एक दूसरे का अपोजिट है, हाइयर ग्रुप, ये फॉर्म हो जाएगा। यहाँ ये बोले ए नॉर्मल हाइड्रोजन, ए ड्यूटेरियम, बोले दोनों में कौन सीनियर? H सीनियर या D सीनियर? D। C OH और OH में कौन सीनियर? OH, क्योंकि पहला आइटम कार्बन ना है, इसके बाद ऑक्सीजन है, तो यहाँ पहला ही आइटम कौन है? ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा? ऑक्सीजन का। तो इससे सीनियर नीचे, इससे सीनियर नीचे। कैसा फॉर्म? यहाँ ये, अरे यहाँ CH3 लिखा, ये तो होगा ही नहीं। C2H5 कर दीजिए। दोनों CH3 लगा देंगे तो होगा ही नहीं। बोलिए ये CH3 C2H5 कौन सीनियर होगा? C2। इस दोनों में कौन सीनियर होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा नहीं है। डबल से ट्रिपल बॉन्ड क्या है? ज़्यादा सीनियर होगा, क्योंकि इसमें कार्बन तोड़िएगा बॉन्ड तो ज़्यादा ना हो जाएगा। देखिए पिछले क्लास बताया था ना 3 बॉन्ड तोड़ने के लिए। हाँ, तो इससे सीनियर नीचे, इससे सीनियर ऊपर। कैसा फॉर्म? यहाँ बताइए H और D में कौन सीनियर? D। और CH3 C2H5 में कौन सीनियर? इससे सीनियर नीचे, इससे सीनियर नीचे। कैसा फॉर्म? यहाँ इससे सीनियर नीचे और इससे सीनियर नीचे। कैसा फॉर्म? और इसे सीज ट्रांस में कहना चाहें तो कैसा फॉर्म? सीज फॉर्म, ये भी हो सकता है। देखिए हम EZ पूछे है ना। देखिए यहाँ इससे सीनियर नीचे, इस दोनों में बताइए कौन सीनियर? CN। CHO सीनियर होगा। देखिए ध्यान से, ये कार्बन सेम है, और इसके बगल में कौन है? और इसके बगल में कौन है? ऑक्सीजन भी तो है। और H है फिर भी ऑक्सीजन है ना। देखिए तो कोई एक एटम देख लीजिए, तो बोलिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा कि ऑक्सीजन का? हो गया। पहला आइटम नहीं क्लियर करे तो कोई दूसरा आइटम देख लीजिए, कोई भी दूसरा होना चाहिए। हम H थोड़ी देखेंगे, हम कोई और भी तो है इसके साथ, O है। यहाँ N है तो सीनियर कौन हुआ? O। एटॉमिक नंबर ज़्यादा।
तो बोलिए इससे सीनियर नीचे है, इससे सीनियर भी नीचे, तो कैसा फॉर्म? ठीक है ना। इस तरह हम लोग ई और जेड बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? ई और जेड फॉर्म, यानी ई आइसोमर और जेड आइसोमर। आइए इसको हटा दें, लिख लिए सब लोग। चलिए देखिए सीन और एंटी फॉर्म, इसके बारे में आइए। देखिए साइन और एंटी भी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए, बहुत डीपली भी नहीं, लेकिन फिर भी इतना जान लीजिए ताकि दिक्कत ना हो, कभी ज़रूरत पड़े। देखिए इसको क्या बोलते हैं बोलिए? इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया C6H5, ये है ना, इसी को बेंजल डिहाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजल। बेंजीन में एक H हटा के CHO ग्रुप लगा दीजिए तो अब पूरा कंपाउंड बेंजल डिहाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? बेंजल डिहाइड कहलाता है। देखिए इस बेंजल डिहाइड में हाइड्रोक्सिलेमीन NH2OH जोड़ दीजिए। ये बेंजल डिहाइड है, ये है हाइड्रोक्सिलेमीन। यहां से देखिए ऐसे वाटर निकाल दीजिए बाहर। क्या निकाल दीजिए? वाटर को बाहर निकाल दीजिए। वाटर बाहर निकाल दिए तो देखिए कंपाउंड क्या बन गया? C। डबल बॉन्ड N के साथ OH। ऐसे देखिए, तो अगर मान लीजिए कोई भी एल्डिहाइड होगा, अगर उसको हाइड्रोक्सिलेमाइन से रिएक्शन कराइएगा तो कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी रहे, एल्डिहाइड रहे या कीटोन रहे, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप हुआ COH, कोई कीटोन भी रह सकता है। कीटोन में क्या करना होगा? H के जगह कोई CH3 लगा दीजिए, तो दो अल्काइल या इराइल के बीच में CO रहे तो कीटोन कहलाता है, और COH रहेगा तो एल्डिहाइड कहलाएगा। तो ये जो कंपाउंड जो बना ना, देखिए यहाँ से इस CO का O, इसका 2H, एक वाटर बन के बाहर निकल गया। ये जो कंपाउंड बनेगा ना, इसी को ऑक्जाइम कहते हैं। क्या पढ़ते हैं? और ऑक्जाइम में भी एक कौन सा कंपाउंड है? एल्डिहाइड। कौन सा कंपाउंड है? तो इसको पढ़ेंगे एल्डोक्जाइम। नाम समझिए, क्या पढ़ेंगे? एल्डोक्जाइम। कीटोन रहता तो कीटोक्जाइम। क्या पढ़ते? कीटोन। एल्डिहाइड है तो, और एल्डिहाइड में भी कौन सा एल्डिहाइड है? तो इसको पढ़ेंगे बेंजल डोक्जाइम। आए समझ में? अब देखिए कहीं लिख दिया इसको ऑक्जाइम, तो कहीं लिख दिया एल्डोक्जाइम, कहीं लिख दिया बेंजल डोक्जाइम, तो सबको लग रहा है हम कहीं पढ़े ऑक्जाइम, सर लिखा दी एल्डोक्जाइम, कोई बुक पे पढ़ लिए बेंजल डोक्जाइम, तो लग रहा है एक ही चीज़ का 3-3 जगह लिखा है। सब सही है। जैसे ये ऑक्जाइम कॉमन नाम हो गया, कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन रहे, कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन सबके लिए, अगर इसका एक ऑक्सीजन, इसका 2H, एक वाटर बन के बाहर निकल गया तो जो कंपाउंड बनेगा उसको ऑक्जाइम कहेंगे। ऑक्जाइम में अगर एल्डिहाइड है तो उसको हम एल्डोक्जाइम कहेंगे, और कीटोन रहेगा तो कीटोक्जाइम। क्या बोलेंगे? कीटोक्जाइम। और एल्डिहाइड में भी कौन सा एल्डिहाइड है? बेंजल डिहाइड, तब इसको हम क्या बोलेंगे? बेंजल डोक्जाइम। क्या बोलेंगे? बेंजल डोक्जाइम। देखिए इसी ऑक्जाइम को आप सजा करके ऐसे लिखना चाहे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये C6H5 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। डायग्राम देखिए तो, देखिए C है ना, A नाइट्रोजन है, C के साथ क्या है? नाइट्रोजन। और देखिए यहाँ पर फिनाइल ग्रुप हो गया है ना, C6H5,
ICC के साथ क्या लगा है, H लगा है, और क्या लगा दी, OH। ये इसी को मैं इसे सजा दिए। दोनों कंपाउंड क्या है, सेम। देख लीजिए, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ फिनाइल और H, तो फिनाइल और H, और इस नाइट्रोजन के साथ क्या है, OH, तो OH। समझ गए। तो अगर कार्बन पे एक तरफ अल्काइल चाहे एराइल होगा, चाहे एक तरफ H होगा, तो इसका मतलब यह कंपाउंड एल्डिहाइड से बना है। किससे बना है, एल्डिहाइड। अगर मान लीजिए, देखिए कीटोन किसको कहते हैं, यहाँ H नहीं रहेगा, तो H नहीं रहेगा तो यहाँ पर भी H नहीं रहेगा। तो इस कार्बन पे दोनों तरफ अल्काइल रहे चाहे एराइल रहेगा, तो इसका मतलब कीटोन है। क्या है वो, एक कंपाउंड एल्डोक्साइन, क्या है यह, और दूसरा कंपाउंड रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, कीटोक्साइन। क्या पढ़ेंगे, जैसे देखिए इस ऐसा कंपाउंड, देखिए सुनिए मेरी बात ध्यान से देखिए, इसी को H को हटा करके अगर हम CH3 लगा दें तो दो अल्काइल या एराइल के बीच में CO रहेगा, तो वह कंपाउंड क्या कहलाएगा, कीटोन। क्या कहलाएगा, कीटोन। देखिए इसको एक मिनट थोड़ा सुन लीजिए ठीक से। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये तो समझ ही गए, इसी को ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद CO, यहाँ पर भी CH3 कर दिए। अब बताइए एल्डिहाइड है कि कीटोन है यह कंपाउंड, एल्डिहाइड या कीटोन। अरे दो अल्काइल या एराइल के बीच में CO है तो क्या बोलते हैं, कीटोन। एल्डिहाइड किसको बोलते हैं, COH रहेगा तब ना। ये क्या है, यह कीटोन। अब इसको देखिए, इसको हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्शन करा दीजिए। C6H5 CH3 OH हो गया। अब बताइए ये जो कंपाउंड बना, इसको भी हम ऑक्जाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, ऑक्जाइन। सब कॉमन नाम हो गया। इस ऑक्जाइन में भी एक कीटोन का बना है, तब इसको क्या बोलेंगे हम, कीटोक्साइन। क्या बोलेंगे, इसका कोई कॉमन नाम ऐसे नहीं है, इसलिए कोई इसका बेल्डोक्साइन वगैरह कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक कीटोक्साइन है। इसी कीटोक्साइन को ऐसे सजाइएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, देखिए है कि नहीं। कार्बन पे क्या है, फिनाइल, और एक तरफ क्या है, मिथाइल, और दूसरा क्या है, OH। ऐसे इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए तो हम क्या बताए, अगर कार्बन पे एक H लगा हुआ है तो इसका मतलब यह एल्डिहाइड से बना हुआ है, और कार्बन पे दोनों तरफ अल्काइल चाहे एराइल रहे तो समझ जाइए कीटोन से बना है। क्या बना है, कीटोन से। नहीं हो गया, पता चल जाएगा। इतना इसलिए बता दिए ताकि आगे का आइसोमर समझने में आसान हो जाए। चलिए पहले इसको लिख लीजिए आप। लिखिए, बस एक खाली हम बता दिए ऑक्जाइन कहते किसको है। तो ये याद रखिए, कोई भी एल्डिहाइड का ऑक्सीजन या कीटोन का ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल एमाइन का दो हाइड्रोजन, अगर ये दोनों मिलकर के वाटर बन गया, अब वाटर बनने के बाद जो कंपाउंड बच गया, उस कंपाउंड को हम ऑक्जाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्जाइन। बस इतना याद रखो। लिखिए इसको। तो हम क्या पढ़ाए, यदि H और OH अगर दोनों सेम साइड होता है तो सीन फॉर्म, अगर अपोजिट है तो क्या कहेंगे हम, एंटी फॉर्म। अब जरा इसमें जरा बताइए तो। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, सेम कंपाउंड देते हैं कार्बन और नाइट्रोजन, एक फिनाइल है ACH3। अब बताइए तो ये सीन फॉर्म है या एंटी फॉर्म।
ये बताइए दोनों, इस दोनों के बारे में बताइए, सीन होगा कि एंटी होगा? इधर सीन होगा, इधर एंटी होगा। क्या होगा? सीन और एंटी। अच्छा, ये कैसे बताए सीन है, जरा बता दीजिए बढ़िया से। कहाँ एच दिख रहा है आपको? जरा यू दिखा दीजिए कि एच है कहाँ। बोलीजिए आप लोग, पीछे से बताइए, इसमें एच कहाँ दिखा? हम बोले जिसको 4 गो पैर है उसको गधा कहते हैं, घोड़ा कहते हैं, डिफिनेशन लिखा है। और 2 गो पैर वाला खड़ा कर दिए, बोली क्या है? तो सर घोड़ा है, गधा है, कुछ बोल दीजिए। इसमें देखिए मत कीजिए 4 गो पैर है कि नहीं। इसमें कहाँ एच दिख रहा है, आप ही बता दीजिए। है नहीं? तो देखिए, तो अब इसको देखिए, सुनिए, ऐसे कंपाउंड, अब बताइए एक कंपाउंड एल्डोक्साइम है या कीटोक्साइम है? ये भी तो बता सकते हैं। कीटोक्साइम। अरे वही ना, एच हट के CH3 लग गया, तभी बताए थे ना कि उसको कीटोक्साइम बोलते हैं। तो कीटोक्साइम के केस में एच तो कभी रहेगा ही नहीं। जब एच नहीं रहेगा तो आप कैसे कहेंगे कि सीन फॉर्म है या एंटी फॉर्म? तब देखिए, तो यह कंपाउंड जो है सीन फॉर्म भी होगा और एंटी फॉर्म दोनों होगा। इसको सीन भी बोलते हैं और इसको एंटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीन फॉर्म भी और एंटी फॉर्म। अब सीन कब बोलेंगे समझिए, देखिए नाम जैसे जब लिखिएगा, बोले OH की तरफ कौन है? CH3 है या फिनाइल है? CH3 है ना। OH की तरफ कौन है? तो अगर मिथाइल ग्रुप को पहले लिख दीजिए, CH3 का मतलब मिथाइल और इसका मतलब फिनाइल। बेंजीन से H निकलता है तो फिनाइल कहते हैं। तो ये मिथाइल हुआ, ये फिनाइल हुआ। तो अगर मिथाइल को पहले लिख दीजिए तो वो कराएगा सीन फॉर्म। ठीक है, मतलब नाम के अनुसार, तो मतलब लिखेंगे इसको सीन, मिथाइल, फिनाइल। मतलब मिथाइल पहले लिखे, इसका मतलब OH की तरफ कौन है? CH3, तो ये हो गया सीन। तो सीन, मिथाइल, फिनाइल, कीटोक्साइम, ऐसे। और अगर इसको एंटी लिखते हैं तो OH के अपोजिट में कौन है? फिनाइल। तो फिनाइल पहले लिख दीजिए, एंटी, फिनाइल, मिथाइल, कीटोक्साइम। ऐसे ये हो गया सीन, मिथाइल, फिनाइल, कीटोक्साइम। अरे तो लिखेंगे एंटी, फिनाइल, मिथाइल, कीटोक्साइम। ऐसे माने एक ही कंपाउंड सीन फॉर्म भी, एक ही कंपाउंड भी एंटी फॉर्म। वो नाम के अनुसार अंतर हो जाएगा। वैसे इसका नाम जरा बता दीजिए, इस कंपाउंड का। बोले क्या लिखिएगा? बोले इसका बताइए। सीन और एंटी भी बोल सकते हैं। बोले सीन के बाद क्या लिखें? हाँ, क्योंकि OH की तरफ कौन है? फिनाइल, तो लिखेंगे फिनाइल पहले, सीन, फिनाइल, मिथाइल, कीटोक्साइम, एंटी, मिथाइल, फिनाइल, कीटोक्साइम। सीन, फिनाइल, मिथाइल, कीटोक्साइम, एंटी, मिथाइल, फिनाइल, कीटोक्साइम। ऐसे लिखिएगा। चलिए लिखिए इसको। लिखिए। कितना बजे पढ़ाएंगे? 12 बजे। 11 जगह पढ़ाएंगे। 11 बजे पढ़ाएंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाइएगा। नहीं, नहीं रहेगा। जितना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ा दिए उसको पढ़ लीजिएगा और एक बार हम क्वेश्चन करा देंगे आपको, ठीक है ना, उस टाइप का, ठीक है, ताकि क्वेश्चन बना सके अपना।
एग्ज़ाम कब है, कितने तारीख को? 11 नेक्स्ट सैटरडे। अगला सैटरडे है ना, तो उसके पहले हम करा देंगे। नहीं देखिए ग्रुप पे। हो गया। हम देखिए हम क्या बोले, फिर से सुनिए, तो ये थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है। देखिए CH3 के तरफ OH है, तो जो OH के तरफ जो भी ग्रुप लगा हुआ है, अगर उसका नाम पहले लिख दीजिए तो सीन में आ जाएगा। तो OH के तरफ पहला में कौन है? CH3। मिथाइल पहले लिखिए तो सीन कर दीजिए। और OH के अपोजिट कौन है? फिनाइल। तो फिनाइल पहले लिख दीजिए तो एंटी कर दीजिए। हो गया समाप्त। यस सर। इसको हटा दें। अब इसके बाद पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। क्या पढ़ना है? ऑप्टिकल। ये है 12th का पार्ट, ठीक है, लेकिन पढ़ना इसी में भी पढ़ा देते हैं। एक आध क्लास लगेगा, ठीक है, लेकिन आप सीख जाइए। अगले क्लास तक ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। बोले तो छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्वेश्चन का प्रैक्टिस खाली करना है। ऑप्टिकल सुनिए, या एक आध दो क्लास और लगेगा अगर थोड़ा सा डीप जाएंगे तब, ठीक है ना, पढ़ा ही देंगे। देखिए ऑप्टिकल में क्या है, ऑप्टिकल आपको NCERT में नहीं मिलेगा 11th का पार्ट में। 12th का पार्ट में हेलो अल्केन चैप्टर के नाम से चैप्टर है। हेलो अल्केन चैप्टर खोलिएगा तब वहाँ मिलेगा आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। क्या मिलेगा? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। लेकिन अभी थोड़ा सा पढ़ लीजिए ताकि आइसोमर सब एक साथ रहेगा, ठीक है। देखिए हटा दे इसको, लिखिए। अब इसमें थोड़ा पढ़े लिख लीजिए, उसके बाद समझाएंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए, कोई भी वैसा लाइट जो ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, कोई भी वैसा लाइट जो ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, उस लाइट को हम ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई भी वैसा लाइट जो लाइट ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता हो, उस लाइट को हम ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। इस लाइट को निकोल्स प्रिज्म से पास कराइए। निकोल साइंटिस्ट का नाम है।
यह लाइट निकोल प्रिज्म से पास कराइए। ये निकोल प्रिज्म कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो जब इस ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं तो यही लाइट केवल एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, ऐसे। तो जो लाइट ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता था उस लाइट को हम ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। अगर उस लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं तो वही लाइट केवल एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। तो जब एक डायरेक्शन में जो वाइब्रेट करेगा इस लाइट को कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस लाइट को क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को देखिए, हाँ देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन से पास करा दीजिए। यानी इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आप किससे पास करा दीजिए? कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन से। तो ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इसको ऐसे रोटेट कर देता है। देखिए, पहले ऐसा था, इसको लेफ्ट, या तो क्लॉकवाइज घुमा दिया, या राइट डायरेक्शन। अब दूसरा नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, अगर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन से हम पास कराते हैं तो ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इधर देखिए, जो एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करता था इस लाइट का डायरेक्शन को रोटेट कर देता है, घुमा देता है। या तो राइट डायरेक्शन की तरफ घुमा देगा और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर लिखने पे रहते हैं। पहले इधर देखिए ना, अगर या तो राइट डायरेक्शन की तरफ रोटेट करा देगा और नहीं तो क्या करेगा, लेफ्ट की तरफ रोटेट करा देगा। तो जो कंपाउंड ऐसा करता है वैसे कंपाउंड को हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव। और उस घटना को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल। अब जैसे टर्टेरिक एसिड एक कंपाउंड है, तो टर्टेरिक एसिड क्या करता है? टर्टेरिक एसिड एक कंपाउंड है, वो क्या करता है? तो इस लाइट को कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन, टर्टेरिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उससे सॉल्यूशन से पास कराते हैं। तो इस लाइट को कुछ टर्टेरिक एसिड राइट रोटेट करा दिया और कुछ टर्टेरिक एसिड लेफ्ट रोटेट करा दिया। अब बोलिए, एक ही कंपाउंड दो काम कर रहा है कि नहीं? कोई लेफ्ट रोटेट कराता है तो दूसरा राइट। तो आखिर कुछ तो अंतर होता हो, तो क्या अंतर होता है वही बताएंगे। तो वो जो टर्टेरिक एसिड दोनों है वही दोनों टर्टेरिक एसिड एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल। समझ में आया? यानी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कोई लेफ्ट रोटेट कराता है तो दूसरा राइट रोटेट कराता है, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल आइसोमर। और ऐसा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहलाता है। इस घटना को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी। चलिए लिखिए पर इसको, लिखिए।
लिखिए। क्या हुआ? फ्रिज में क्या क्या लिखा हुआ है? निकोल्स प्रिज्म इसका पूरा नाम है। निकोल्स साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम पड़ा है। प्लेन के बाद क्या लिखें? क्या? प्लेन के बाद पोलराइज्ड, POLARISD। लिखा गया? हटा दे सब। तुमको उसी बेंच पे भेज दें? कैसे? वो थोड़ा बात करें। देंगे तो सिंपल क्वेश्चन देंगे, ज़्यादा दिमाग उमाग लगाना नहीं पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन सिंपल वही ना। आज क्लास, इसके बाद क्लास नहीं ना? कुछ खा करके नहीं आती है? 8 बजे तो आती है। अच्छा, आज कितना बजे क्लास था? वो हॉस्टल में रहती है तो नाश्ता मिलता होगा। देखिए,
देख सुनी, ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या लिखे, दोज कंपाउंड्स विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टूवार्ड्स लेफ्ट और राइट डायरेक्शन। करा कोई भी वैसा ऑप्टिकल कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट या राइट रोटेट करा देता है। क्या करता है? लेफ्ट या राइट रोटेट करा देता है। ठीक है, टुवार्ड्स लेफ्ट और राइट डायरेक्शन आर नोन एज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। मैंने ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को वही क्लॉक या एंटी क्लॉक वाइज घुमा दे। कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जो नहीं भी घुमा सकता, तो जो घुमा देता है, रोटेट करा देता है, वैसे कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। और उस फेनोमेनन को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी। कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो पहला केस है मोलकुल शुड बी एसिमेट्रिकल। मोलकुल हमारा कैसा होना चाहिए? एसिमेट्रिकल। कैसा होना चाहिए? एसिमेट्रिकल। और दूसरा कंडीशन है मोलकुल कंटेन एट लीस्ट वन कायरल कार्बन एटम। अब मोलकुल कम से कम एक कायरल कार्बन रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? एक कायरल। अब पढ़ना कि व्हाट इज एसिमेट्रिकल और फिर पढ़ना व्हाट इज कायरल कार्बन। इसको कायरल पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं? कायरल। ये हो गया एसिमेट्रिकल और दूसरा क्या पढ़ना है? कायरल। पहला देखिए, एसिमेट्रिकल का मतलब क्या है? देखिए तो एसिमेट्रिकल का मतलब है
इधर सुनिए, जिसको दो इक्वल भाग में नहीं बांट सकते, लिखने का समय देंगे, पहले सुनिए ना। वैसा कंपाउंड जिसको दो इक्वल भाग में नहीं बांट सकते, या फिर आप ये भी कह सकते हैं जिसका मिरर इमेज एक दूसरे को कंप्लीट कवर नहीं करता है। जैसे देखिए, आप लिखे पी को मिरर में देखिएगा तो यही ना दिखाई देगा। बोले इसको उठा के इसके ऊपर रखिएगा, क्या कंप्लीट कवर कर पाएगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब कंप्लीट कवर नहीं करेगा तो कैसा होगा? एसिमेट्रिकल। कैसा होगा? एसिमेट्रिकल। आप लिखते हैं, जैसे देखिए आर, तो आर ऐसे आएगा। बोले इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे, कंप्लीट कवर करेगा? कर जाएगा। कैसे? पलटना नहीं है, नहीं करेगा। जैसे इसके ऊपर से ऐसे रखिएगा तो उल्टा ना हो जाएगा, तो कंप्लीट कवर नहीं करेगा। आप हैंड लीजिए, हाथ को ऐसे देखिए, हाथ में फिगर ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बोले इसको इसके ऊपर रखेंगे, कंप्लीट कवर करेगा कि नहीं? कर जाएगा। देखिए ये ऐसे है ना, इसको पलटना नहीं है ऐसे, तब तो कंप्लीट कवर कर ही जाएगा। ऐसे उठा करके ऐसे रखना, तो स्मॉल के ऊपर कौन सा आएगा? थंब आ जाएगा ना। इसका मतलब हाथ ही मेरा कैसा है? कायरल। कैसा है? इसका मतलब जो कंप्लीट कवर नहीं करे उसी को कायरल कहा जाता है। मोलकुल को क्या कहते हैं? कायरल। इसका मतलब ये सिमेट्रिकल है, या यही मोलकुल क्या कहलाएगा? कायरल। क्या कहलाएगा? कायरल कहलाएगा। आगे सुनिए, सिमेट्रिकल का मतलब ये लीजिएगा। बोले कंप्लीट कवर करेगा कि नहीं? कंप्लीट कवर होगा कि नहीं? इसका मतलब ये सब क्या है? एक दूसरा ये कायरल मोलकुल है। हम बताए कायरल कार्बन क्या होता है, तो कायरल कार्बन किसको कहते हैं? कायरल कार्बन कहा जाता है कोई भी वैसा कार्बन जो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा है। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। इसका मतलब एक कार्बन, इधर देखिए क्या कर रहे हैं जी आप लोग, इसका मतलब एक कार्बन कितने ग्रुप से जुड़ सकता है? 4 से। इसका मतलब कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा है, उस कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, द कार्बन एटम which is attached with 4 different atoms. The carbon atom which is attached with 4 different atoms or group of atoms. क्या लिखे? सुनिए, द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड कायरल कार्बन एटम। ऐसे कह रहा, कोई भी वैसा कार्बन एटम जो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा है, उस कार्बन को क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। क्या कहते हैं? कायरल। जैसे देखिए, कार्बन के साथ ए लगा दीजिए, बी लगा दीजिए, डी लगा दीजिए, ई लगा दीजिए। ऐसे बोले कार्बन का 4 वैलेंसी, चारों अलग अलग ग्रुप लगा हुआ है कि नहीं? तो इसी कार्बन को हम क्या बोलेंगे? जिस कंपाउंड में कम से कम एक भी कायरल कार्बन होगा, वह कंपाउंड शो करता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। क्या शो करता है? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। जैसे एग्जांपल में देखिए, इसका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का ये फार्मूला होता है, देखिए, ये फार्मूला है लैक्टिक एसिड का। अब बताइए, लैक्टिक एसिड में यह कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा है कि नहीं?
इस कायरल कार्बन इसका इसी को स्टेरिक मास ऐसे दर्शाते हैं। इसमें पूछेगा नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना होगा, तो आप याद रखिएगा कि अगर कोई पूछे लैक्टिक एसिड में नंबर ऑफ कायरल कार्बन बताइए कितना होगा 1। दूसरा टर्टेरिक एसिड, देखिए यहाँ टर्टेरिक एसिड का फॉर्मूला जानते हैं? अब आप देखिए इसको, इसे बताइए कितना कायरल है। देखिए ये कार्बन HOHCOOH, इसको पूरा ग्रुप एगो मान लीजिए। इसको देखिए H है, OH है, COOH है, इसको पूरा ग्रुप मान लीजिए। इसमें कितना कायरल कार्बन है? ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में बोर्ड में भी आता है कि लैक्टिक एसिड में नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना होता है, 1। पूछेगा टर्टेरिक एसिड में नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना होता है, 2। ऐसे याद रखिए। चलिए लिखिए इसको। चलिए हो गया। हम लोग अभी आईडी कार्ड नहीं सर जो आप पढ़ाते हैं जिस तरह का क्वेश्चन करवाते हैं वही क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा। लिखने हाँ आएगा सर, तो बोर्ड 12th में 11th नहीं ना आएगा, 12th आएगा उसमें। तो 11th में जैसे जैसे आप क्वेश्चन करवाते हैं उससे आएगा ना, 11th में आएगा। हाँ ऑर्गेनिक का जरूरत पड़ेगा उसमें। ठीक है तो वो पड़ेगा, पर आप बता दीजिए बात, ठीक है। तो 12th तो अलग से पढ़ना है, 11th में जो आप पढ़ाते हैं जिस तरह क्वेश्चन करवाते हैं जिस लेवल का जो भी वो सब आएगा ना 11th में? बिल्कुल आएगा। तब ठीक है।
दर्द तो चाहिए नहीं। और हाथ में पानी का नॉर्मल फर्स्ट ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने आता है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने आता है? फ्रुक्टोज का? ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? आप फ्रुक्टोज का? फ्रुक्टोज, अरे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये सब का नाम ही सुने हैं। तब ग्लूकोज का हो गया, तब फ्रुक्टोज का। शुगर जब टूटता है ना तब दो पार्ट में टूटता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तब ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 और फ्रुक्टोज का भी वही फार्मूला होता है C6H12O6। फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग। C12H22O11 शुगर का। हो गया, ये आप लिख ही रहे हैं। इतना पीछे कैसे हो गया आप लोग? बहुत पीछे हैं, इधर हटा दें। देखिए ग्लूकोज, इसका फार्मूला होता है C6। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता, देखिए अब तुम क्या हो? यहाँ देखिए एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये पूरा जोड़ दीजिएगा तो कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6 आएगा। बोल इसमें कितना कायरल कार्बन है जो बताइए? कायरल कार्बन का संख्या बताइए। आप यहाँ देखिए, इससे बताइए नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना? ये कायरल है, ये तो 2H लगा हुआ है, तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना? ये आप याद रखिए कि ग्लूकोज का एक मोलकुल में नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना होता है? 4। ऐसे बताइए, ये तो कायरल होगा नहीं। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और प्लस OH ग्रुप होता है, 5 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सी। और फ्रुक्टोज में अल्कोहल होता है 1 2 3 4 5, लेकिन एल्डिहाइड के जगह यहाँ क्या होता है? कीटोन। बस इतना याद रखिए। तब फ्रुक्टोज में कीटोन फंक्शन ग्रुप है OH के साथ साथ, और एल्डिहाइड में OH के साथ साथ क्या है?
एल्डिहाइड क्या है, ऐसे याद रखना। चलो छोड़िए। लिखिए इसको, थोड़ा देर और जल्दी लिखिए। हाँ लिखिए। आधा घंटा।